मैं जगमगाता कैंडल, मुझ कैंडल से सबकी राहें आसान हो रही हैं, सबको सही रास्ते पर चलने की रोशनी मिल रही है। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच हमारे स्पेशल गेस्ट मेजर डॉक्टर अश्लीषा जी भी हैं, तो मैं उनको आमंत्रित करूंगी कि वो भी अपने कुछ प्रेरणादायी शब्द रखें। लेकिन उससे पहले उनके बारे में अगर हम कहें कि MBBS की पढ़ाई आपने कंप्लीट की और उसके बाद इंडियन आर्मी मेडिकल कॉर्प्स में एज अ ऑफिसर आपने वर्क किया और आपने इंडियन आर्मी के कई ऐसे स्थान जहाँ पे एनवायरनमेंट अप्रोप्रिएट नहीं था वहाँ पे भी आपने अपनी सेवाएं दी और उसके लिए आपको स्पेशल सर्विस मेडल और सैन्य सेवा मेडल भी प्राप्त हुआ। और आप एक स्ट्रॉन्ग एडवोकेट भी हैं और साथ साथ कुछ सोशल कमिटमेंट्स सच एज जेंडर इक्वालिटी के भी आप एक्टिव मेंबर्स हैं और हमारी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस के आप लाइफ मेंबर हैं, लाइक सच एज रेड क्रॉस, बॉम्बे मेडिकल कांग्रेस, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। तो ऐसी नारी शक्ति को हम स्टेज पे इनवाइट करते हैं कि वो हमारे बीच कुछ प्रेरणादायी शब्द रखें। ओम शांति। इस व्यासपीठ पर बैठे हुए जो दीदी हैं जिनके वरदहस्त हमारे जैसे हर किसी के ऊपर हमेशा रहें, ऐसे सबसे पहले मैं प्रार्थना करती हूँ और सबसे पहले मैं इन दीदी को प्रणाम करती हूँ। जो मेरे सामने माताएं बैठी हैं उन्हें मैं प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने नवरात्रि की इस मंगल पर्व पर मुझे यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ मुझे यहाँ पर आकर और मेरे विचार प्रदर्शित करने की भी आपने एक संधि दी है। यहाँ पर मैं फौज से हूँ, दीदी ने अभी बताया। मैं मुंबई से हूँ। मैं हमेशा मेरा जो कार्यकाल मेरी सारी पढ़ाई सारी शिक्षा मुंबई में हुई और माता पिता मेरे मुंबई में हैं। मेरी कोई आर्मी बैकग्राउंड नहीं थी, तो इसके बावजूद बहुत कम लड़कियां जो हैं वो फ़ौज की तरफ जाती हैं। परंतु जैसे कोई चीज़ें जो होती हैं जो हमारी समझ से परे हैं, तो ऐसे चीज़ें जो हमारे जैसे कहते हैं डेस्टिनी या हमारी जो किस्मत है उसमें लिखी होती हैं, तो हर चीज़ का जो हम है क्यों है या इसके पीछे क्या कारण है ये हम जानने की कोशिश नहीं करते। पर जो आपके साथ में हो रहा है, आपके सामने हो रहा है, उसे आप एक्सेप्ट करते हैं और उसे अच्छी तरीके से निभाने की कोशिश भी करते हैं। तो मैंने बचपन से जो है, मेरी दादी माँ थी, जब मैं बहुत छोटी थी, 4 साल का भी मुझे याद है, तो मैं दादी के साथ में कीर्तन के लिए जाती थी, कलावती आई के, और मराठी में होता था वो कीर्तन। तो मैं जैसे आज साहब बैठे हैं यहाँ पर और भी यहाँ पर सर बैठे हैं पीछे, तो शांति से जैसे ये बैठे हैं और सुन रहे हैं, मैं भी सुनती थी और बड़ा मधुर। और उस वक्त ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बस लेना है और अंदर ले लेना है। तो उसका बाद में हमें समझ में नहीं आता कि उसका कब उसका जो है प्रयोजन है। जब मैं बॉर्डर पर थी और जब कि मुझे मेरे जवानों से बहुत बड़ा बनकर, उनकी माँ बनकर, उनकी बहन बनकर उनके सामने खड़ा रहना था। मैं सिर्फ बॉर्डर पर कैसे है, बॉर्डर पर मैं डॉक्टर हूँ तो मैंने गोली दे दी, वो दे दिया, ये नहीं होता। जवान हमारे स्ट्रांग है, फिट है, तंदुरुस्त हैं, उन्हें तंदुरुस्त रखना बहुत ही ज़रूरी है। और तंदुरुस्ती कैसी? सिर्फ शरीर तंदुरुस्त काम का नहीं,
मानसिक स्वास्थ्य जो है वो बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। और ऐसे हालात में जबकि वो अपने घर परिवार से बहुत दूर हैं, सिर पर हमेशा जो है मृत्यु की छाया बनी रहती है, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव ऐसी जगहों पर होता है। जैसे दीदी ने कहा कि एनवायरनमेंट बहुत फ्रेंडली नहीं था, फिर वहाँ पर ऐसी जगहों पर भी उसे काउंटर इंसर्जेंसी, टेररिज्म, ऐसी जहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट बुरी शक्तियाँ भी हैं, तो वहाँ पर उन जवानों को मुझे सिर्फ डॉक्टर माने दवा गोली देना या फिर अगर चोट आए तो दवाई मलहम करना ये काफ़ी नहीं, तो उन्हें जो है सक्षम रखना, उन्हें मानसिक रूप से हमेशा स्वस्थ रखना, ये मेरी जिम्मेदारी है। और तब मैं कितने साल की हूँ, 26 साल की थी जब मैं वहाँ पर थी बॉर्डर पर। मेरी भी तो मेरी माँ पिताजी सब यहाँ मुंबई में, बट जो मेरे पास में आने वाला सूबेदार है वो 45 साल का है, 50 साल के सूबेदार साहब हैं, जिनसे भी बड़ा हो करके मुझे उनकी बात सुननी है। उनकी बात सुनकर, समझकर, उनका जो दुख है उसका निराकरण करना है। तो उस वक्त जो एक ठहराव चाहिए वो शायद मुझे, जब मैं छोटी थी और मेरी दादी के साथ जो मैं मेडिटेशन या प्रवचन में आती थी, शायद वो कहीं अंदर रह गया और उसी का जो है उसका प्रयोजन यहाँ पर था, ऐसे मुझे लगता है। तो हर छोटी छोटी चीज़ जो हमारे साथ हो रही है उसका कोई प्रयोजन आगे ज़रूर है। तो इसलिए जो भी चीज़ मैं कर रही हूँ वो मैं दिल से कर रही हूँ, मन से कर रही हूँ। आज मैं यहाँ पर आई हूँ, अर्चना दीदी यहाँ पर है। जिस वक्त उन्होंने मुझे बताया कि 3 दिन का ये कार्यक्रम है, ये पर्व है, और इस पर्व के बीच में हम इस तरीके से जो है देवियों का जो है एक कौतुक बोलते हैं या करेंगे और दर्शन करेंगे। मैंने दिल में एक क्षण भी नहीं लगाया और मतलब मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई हाँ, यहाँ पर तो मुझे जाना ही है, यहाँ पर मुझे आना ही है, क्योंकि ऐसी आत्माएं जो हैं वो कम बार मिलते हैं, जिनसे इतने करीब से और इतनी सुंदर बातें मैं कहाँ सुनूं। मैं पूरा दिन अभी भी जो है, अब मैं फौज में नहीं हूँ, अब मैं रिटायर हो चुकी हूँ और फिर मैं जो है आदिवासी क्षेत्र में काम करती हूँ। तो पूरा दिन मैं ऐसी माताओं भगिनियों के साथ में रहती हूँ जिनको बहुत कम सुविधाएं पूरे जीवन काल में प्राप्त होती हैं। तो उन्हें जितना हो सके हमारी तरफ से, मेरी तरफ से खुद जो है एक डॉक्टर के नाते मैं कर पाऊँ, क्योंकि हर स्त्री जो है उसमें एक देवी है। आज का दिन जो है वो स्कंद माता का दिन है। स्कंद माता, या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्कंद माता पार्वती जब स्कंद की माता, स्कंद माने कार्तिक स्वामी कार्तिकेय, उनकी जब माता बनी तब इस नाम से उन्हें जानने लगे। तो आज का दिन स्कंद माता का दिन है। कल कात्यायनी, हर दिन की एक जो देवी है, तो आज की देवी, उनका वाहन है शेर, उग्र शेर। तो हर किसी स्त्री में ये सारी ही देवियों के रूप छिपे हुए हैं। जब जो जरूरत पड़े तब वो देवी का रूप वो धारण कर सकती हैं। बस जैसे दीदी ने कहा कि वो अंदर छुपे हैं, खजाना है, वो शक्ति है अंदर छुपी हुई। अगर हमें पता है कि ये हमारे अंदर हैं, तब हम इसे खोल पाएंगे, निकाल पाएंगे। ये हम कैसे जान पाएं?
जो हमारे साथ में जो गुरु हैं या तो वो बताएं, पर सबसे पहली गुरु जो है वो माताएं हैं। हर एक जो हमारी बच्ची है हमारे घर में, आप जो माताएं आज यहाँ हैं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमारे घर में जो बच्चियां हैं उनके अंदर ये शक्ति आप अभी से जगाएं। उन्हें ये पता हो कि हर किसी लड़की के अंदर ये शक्ति है, और तब वो बड़ी होकर के आगे चल करके मेरी जीवन बगिया एक फूलों की क्यारी न्यारी निराली, मैं प्रभु की दुलारी। हर एक बच्ची प्रभु की दुलारी है, उसके अंदर ये सारे ही देवियों के गुण हैं, उसे ये पता होना चाहिए अंदर से। तो हर माँ का ये कर्तव्य है कि वो उस बच्ची के अंदर वो शक्ति बनाए रखे, वो जो एक चिंगारी है वो कभी बुझने न दे, ताकि जब वो बड़ी हो तो जब जरूरत पड़े तो वो देवी का वो रूप धारण करे जिसकी उसे जरूरत है। आज के समय में जब कहते हैं कि स्त्रियों को किस तरीके से खुद का बचाव करना चाहिए, मुझे भी काफ़ी बार पूछते हैं, क्योंकि मैं आर्म फोर्सेस से हूँ। हमारे लिए हम काफ़ी ज़्यादा वेपन ट्रेनिंग करते हैं। मेरी एक गन होती है जो रॉकेट लॉन्चर तक भी यूज़ कर लेते हैं। डॉक्टर्स हैं तो ऐसा नहीं है कि हम लोग फौजी नहीं, सबसे पहले तो जवान, सबसे पहले तो सैनिक हैं, उसके बाद में डॉक्टर। बॉर्डर पर सबसे पहले तो हर किसी ने सैनिक होना होता है। मुझे पूछते हैं कि भाई मतलब वो करना चाहिए, वो सेल्फ डिफेंस का, ये वो कराटे, ये सब चीजें जो है ये बाहर की चीजें हैं। ये चीजें तब तक काम नहीं आएंगी। आपका पेपर स्प्रे हो गया या कोई और तरीके का वेपन हो गया, ये वेपन काम नहीं आएगा अगर आपके अंदर शक्ति नहीं। आपकी शक्ति, आपका वेपन आपके अंदर है। आपका संरक्षण बाहर से नहीं अंदर से है। तो हर किसी लड़की, ना कि सिर्फ लड़की बट हर किसी व्यक्ति को ये पता होना है कि हमारा जो संरक्षण है, जैसे श्रृंगार है जो हम बाहर से कर रहे हैं, तो संरक्षण जो है वो अंदर से है। और ये आज के दिन में हम सब जानते हैं, हर एक टीवी के सीरियल के बीच में ऐड आ जाता है कि अंदर से रोगों से लड़ने का वो रोग प्रतिकार का हर ये च्यवनप्राश वो च्यवनप्राश नहीं, बस मानसिक शक्ति। और मुझे लगता है कि आप अगर ऐसी संस्था से या ऐसे विचारों से जुड़े हुए रहें जिससे कि आपको हमेशा से एक ऊर्जा का स्रोत मिलता रहे, एक निरंतर शक्ति और प्रकाश आपके अंदर निर्माण होती रहे, आपके अंदर पहुंचती रहे, तो आपके अंदर की रोग प्रतिकार शक्ति को कभी कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा। मैं एक प्रसंग बताना चाहूँगी। एंड में बॉर्डर पर थे हम लोग और वहाँ पर बहुत मुश्किल रास्ते, काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, चढ़ान है, ढलान, ये सब। तो एक सिविलियन व्हीकल, सिविलियन माने कि ना फौजी नहीं है तो सिविलियन हम बोलते हैं, ऐसे कुछ अलग नहीं है, पर फौजी, हमारे फौजी गाड़ी जा रही है और सिविलियन एक गाड़ी जो नीचे जा रही थी जम्मू की तरफ, और हमारे बंदे ऊपर आ रहे हैं, तो टक्कर हो गई, हेड ऑन कोलिजन। गाड़ी जो नीचे जा रही थी सिविलियन, उसमें एक माता थी जो के डिलीवरी के लिए जा रही हैं नीचे, और अब मतलब वो तो लेबर में हैं, तो हमारा जो सेंटर था वो वहीं था। वहाँ पर हम मतलब वहाँ से लेके उठाकर लेके आ गए, उसे डिलीवरी कराया मैंने। लड़की बच्ची हुई थी, उनके दो माता मतलब माँ और बच्चा दोनों सेफ साउंड
और फिर उसे जो है, क्योंकि वो सिविलियन थे तो उन्हें वहाँ के सरकारी अस्पताल में हम दाखिल कराए। कुछ दिनों के बाद में ये भाई दूज नहीं, क्या होता है, राखी का पर्व था जी। तो ये रजौरी के पास में ब्रह्म कुमारी का एक सेंटर है जी, नहीं रजौरी ऊपर जम्मू कश्मीर। तो हम लोग ऐसे शाम को हमारी ऑफिस होती है, हम लोग कुछ दिन, ये तो हमारे लिए हमारी ड्यूटी है कि हमने किसी को बचा, कोई बड़ी बात नहीं। परंतु कुछ दिनों के बाद में 3-4 शायद 1-2 हफ्ते हो गए होंगे, तो राखी के पर्व के आसपास कुछ लेडीज, कुछ लोग आ रहे हैं अंदर हमारे यूनिट के करके, हमारे मतलब बंदे ने बताया आने दीजिए। तो ये लड़कियां, कुछ औरतें और 1-2 लोग ऐसे ही सफेद साड़ी, हाँ, हमने कहा कौन है? जम्मू से आए हैं बोले। ये जो हमने वो बच्ची पैदा हुई थी वो जुड़े थे ब्रह्म कुमारी से। तो वो वहाँ पर जाकर के उन्होंने जो है ये सारा वो बताया वृत्तांत, और वहाँ से ब्रह्म कुमारी की दीदी, वो लड़की, उसकी बच्ची, उसके परिवार जन आए थे राखी बांधने के लिए हमें। और उस वक्त में मैं सोच रही थी कि मेरे भैया को मैं राखी नहीं भेज पाई, मिस हो गया, यहाँ से कब पहुँचेगी, मैं लेटर भेजूंगी जब पूंछ के आगे। हाँ, तो ये आई और उन्होंने मुझे ही राखी बांधी जी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम सोचते नहीं हैं पर होती हैं और हो भी जाती हैं। मैं बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि यहाँ पर आकर के आप सबसे मैं जुड़ पाई। सिर्फ एक ही चीज़ मैं बताऊँगी, हम जब ये बॉर्डर पर काम करते हैं, जैसे बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, जैसे दीदियाँ यहाँ पर हैं या भाई हैं। न तु अहम कामये राज्यम न सुखम न पुनर्भवम कामये दुःखतप्तानां प्राणिनां अर्तिनाशनम। मैं कोई राज्य या कोई सुख या कोई मोक्ष की कामना नहीं करती, मैं सिर्फ जो दुख में है उनका दुख दूर हो इसलिए प्रार्थना करती हूँ। और जैसे हम यहाँ पर कहते हैं ओम शांति, हम कहते हैं जय हिंद।